ओके सो आज हम स्ट्रेन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेस हमने डिस्कस कर लिया, आज हम स्ट्रेन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेन के कुछ फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने शुरू में स्ट्रेस और फिर स्ट्रेस कंपोनेंट्स और कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, इसी तरह हम स्ट्रेन के लिए अभी कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे हमने स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर ली, इसी तरह से अब स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज डिफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेन का जो वर्ड हम यानी जिस स्ट्रेन की टर्म हम यूज करते हैं, इसका पर्पस होता है किसी डिफॉर्मेशन को क्वांटिफाई करना। सो द जनरल टर्म इज डिफॉर्मेशन. Deformation may be change in size or it may be change in shape. If it is change in size, it is quantified by changes in the lengths of reference line segments. यानी कोई reference line segment आप बॉडी में कंसिडर करेंगे और उसकी लेंथ में कितनी चेंज आ रही है, इसको measure करने से you will be able to measure the change in size. So if that is the case, you are actually measuring normal strains. अब हम आगे discuss करते हैं what are normal strains. But if you are looking at change in shape, then you need to consider some reference line segments and see what is how does the angle between them changes. तो वो angle जो change होगा between your reference line segments, that change in angle is quantified by shear strain. So what is normal strain and what is shear strain? Let's see in the next slide. Normal strain अगर हम एक बार कंसिडर कर लें जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 हो और हम उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर दें P टेंसाइल, तो all of you understand that its length will increase by, let's say, certain amount, and that amount is, let's say, delta. Then epsilon average. Epsilon is representing normal strain. So normal strain is represented by epsilon. And if we are considering the change in length in the whole length, if the reference line is the whole length, then you would call this as average strain, average normal strain in the bar. यानी अगर आपने पूरी लेंथ में चेंज को लिया है, यानी पूरी लेंथ के अंदर आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आप इसको एवरेज स्ट्रेन कहेंगे, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। और डेल्टा ओवर एल नॉट, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर रिकॉर्डिंग ऑन है? जी जी ऑन है। ओके सर। ये लाइन अगर आपको शो हो रही, पता है आपको शो होती है, यानी ये जब आ रही हो तो इसका मतलब है रिकॉर्डिंग ऑन है। ये जो डेल्टा हमने लिखा है, दिस कुड बी रिटन एज L minus L naught. What is L? L is the changed length. It is the changed length, ठीक है। So you could डेल्टा को हम L minus L naught भी लिख सकते थे, उसी को मैंने रीराइट कर दिया, डेल्टा की जगह L minus L naught लिख दिया, बाकी उसी तरह से लिखा हुआ है। Now this is how you would define normal strain, average normal strain. The difference, इसी ये नॉर्मल स्ट्रेन को हमने डिफाइन कर दिया, बट समटाइम्स इसी को जो हमने अभी लिखा हुआ है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू दिस, ये जो आपको चेंज लेंथ L हमने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, चेंज लेंथ, इस चेंज लेंथ को हम समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ एंड स्ट्रेन लिख लेते हैं। हाउ? इसी इक्वेशन को देखिएगा, अगर मैं इसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आई कैन राइट दिस एज L minus L naught, ऑलराइट, इक्वल टू एप्सिलॉन एवरेज इनटू L naught। और अगर मैं इस L naught को दूसरी साइड पे ले आऊं लाइक दिस, देन इट विल बी L naught प्लस एप्सिलॉन एवरेज इनटू L naught, और यहाँ से मैं L naught कॉमन ले सकता हूँ, द ओरिजिनल लेंथ, पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस एप्सिलॉन एवरेज इनटू L naught। यानी changed length can be written as 1 plus normal strain multiplied by whole multiplied by original length, ठीक है। यानी इस L को मैं ऐसे भी लिख सकता था, equal to 1 plus epsilon average or whatever epsilon is happening multiplied by L naught, ठीक है। राइट नाउ हम ये एक्सप्रेशन, ये चूँकि फॉर्म हम आगे इस तरह का फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं चेंज लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका फ़ायदा ये होता है कि हाँ एक्सक्यूज मी, इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर L
डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इस एल की जगह पे यहाँ पे ऐसे भी मैं लिख सकता था, यानी अगर मैं ये एल ना लिखता और मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता 1 प्लस एप्सिलॉन एवरेज इनटू एल नाट, तो ये भी एनफ था। ठीक है, इससे भी अगर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इट एक्चुअली मीन्स दैट दिस इज द चेंज्ड लेंथ। चेंज लेंथ आप समझ रहे हैं ना, आफ्टर डिफॉर्मेशन जो लेंथ हो गई है अब इस बार की, दैट इज चेंज्ड लेंथ। ठीक है जी, ये क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ दिस वाज नॉर्मल स्ट्रेन, जिसमें आप एक, यानी एक जो ओरिजिनल आपकी लेंथ है वो एक सफिशिएंटली लॉन्ग लेंथ, या इस पर्टिकुलर केस में जैसे हमने पूरी लेंथ कंसिडर की है, पूरी ओरिजिनल लेंथ, उसके अंदर हमने चेंज देखा है। बट ये तो एक सिंपल केस था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट नॉर्मल स्ट्रेन वेरीज along the length of the member. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अब इनकी तरफ मैं आता हूँ जो आपको फिगर्स नज़र आ रही है, मसलन अगर हम एक बीम कंसिडर कर दें, तो एक बीम, लेट्स से ये ओरिजिनली बीम इस तरह से पड़ा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड है लेट्स से। अब जब ये बीम, इसके ऊपर हम लोड लगाएंगे, इस लोड की वजह से ये इसके अंदर डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होंगी, इस तरह से इसकी डिफ्लेक्टेड शेप हो जाएगी। लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा कि यू नो दैट इन दिस केस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस लोकेशन पे जो फाइबर्स यहाँ पे हैं उनके अंदर जो फाइबर्स यहाँ पे हैं उनमें डिफरेंट स्ट्रेन है, जो यहाँ पे है उनमें डिफरेंट स्ट्रेन है, और जो यहाँ पे उनमें डिफरेंट स्ट्रेन है। क्यों इनमें स्ट्रेन, वैसे आपको कैसे पता चलेगा इनमें स्ट्रेन डिफरेंट है, या मुझे ये जो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट स्ट्रेन है वो मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि इस बीम में यहाँ पे मोमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे मोमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे मोमेंट डिफरेंट है, पूरी एक डायग्राम बनती है ना इस तरह की। अब यहाँ पे मोमेंट डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ अगर मोमेंट यहाँ पे डिफरेंट है तो इसका मतलब है अगर मैं, चूँकि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो इस तरह इसके इक्वल होते हैं ना, तो अगर इन जगहों पे मोमेंट्स अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे स्ट्रेस भी डिफरेंट होंगे। अगर मैं हुक्स लॉ से स्ट्रेन की बात करूँ तो इसका मतलब है अगर मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करूँ तो अगर ये सिग्मा डिफरेंट हैं इन लोकेशंस पे, तो इन लोकेशंस पे इसका मतलब है स्ट्रेन्स भी डिफरेंट होंगे। So if m is different, it means sigma will be different. Different यानी यहाँ पे और वैल्यू है, यानी इस लोकेशन पे, ठीक है, ये जो मैंने आपको लोकेशन ड्रॉ की, यहाँ पे और है मोमेंट की वैल्यू, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। ग्रेजुअली जैसे हम सेंटर से इस तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि सिग्मा एट अ पर्टिकुलर लेवल, यानी एक गिवन वाई वैल्यू और गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए एट पर्टिकुलर लेवल, इस लेवल पे, ठीक है, मैं अगर आपके लिए ड्रॉ करूं, मैं इस डिफ्लेक्टेड शेप को इस यहाँ से अभी फ़िलहाल हटा रहा हूँ ताकि आप मिक्सअप ना करें, ठीक है। नहीं, इस यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस, मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे इन लोकेशन में अगर आप स्ट्रेन्स देखेंगे तो ये डिफरेंट होंगी। वाई? बिकॉज देर आर डिफरेंट मोमेंट्स एंड दोज डिफरेंट मोमेंट्स विल रिजल्ट इन डिफरेंट स्ट्रेसेस, एंड डिफरेंट स्ट्रेसेस विल मीन देयर विल बी डिफरेंट स्ट्रेन्स एट दोज लोकेशंस। इसका मतलब क्या है कि अब इस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि इस पूरी बीम की लेंथ में कितनी चेंज आ रही है, नो, because it vary the there is variation of normal strain. Variation is, there is variation as you go, sorry, there is variation as you go longitudinally in this direction at the same level, यानी इस तरह से भी variation आ रही है, and you would remember that there is also variation as you go along the depth of the beam, ठीक है। अगर आप रिकॉल कर सकें, the bending stress and bending strain have
a linear variation like this in case of a linear elastic beam. ये strain different है, ये वाली strain different है, ये different है, यहाँ की neutral axis पे 0 and then it changes its sense, tensile यानी elongation. So, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम डेप्थ के अलॉन्ग भी देखें तो यहाँ पे स्ट्रेन डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है. इसका मतलब ये है कि अब हम जैसे पिछले केस में हमने सिंपली एक बार की बात की थी, जैसे यहाँ पे हमने एक सिर्फ एक बार में पूरी बार की लेंथ के अंदर हमने चेंज को लेके डिस्कशन कर ली है. इट इज़ इन केस ऑफ अ बीम बिकॉज बार में तो चलो ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं कि मे बी यहाँ पे जो स्ट्रेन है यहाँ पर वही स्ट्रेन है, वहाँ पे, यहाँ पे, इन सब लोकेशन पे वही स्ट्रेन है. वाई? बिकॉज स्ट्रेस इज सेम. स्ट्रेस किसके बराबर है? P over A, and we have same P force for all cross sections. That's why we have same stresses all over all of the cross sections, and since we have same stress, it means we would have same strain. Sorry, I should write it like this: epsilon equal to sigma over E. ये constant है, तो लिहाजा ये भी constant होगा. और ये क्यों constant है? Because P is constant. But in case of beams, this is different because we have different bending moments as we go along this beam, and we have different y values as we go down the depth at a particular location. So we have variation in the longitudinal direction, we have variation in the transverse direction as well. So at each point there are different strains. We have different values of strains in the beam. It means we need to consider a very small original length at a point. For example, if I'm interested in strain at this point, I should consider a very small length surrounding this point, and I should monitor the change in length of that small length, small line segment. Okay, I should consider a small length over here, and then I should see what change takes place in the length of this small line segment. So when you want to define when there are variations in the normal strain along the at different points, we have different strains. It means you need to define strain at a particular point, and for that you will consider a small length, small reference line segment. जैसे ये डेल्टा एस आपको नज़र आ रहा है, तो इस डेल्टा एस ये हमने यानी किसी भी बॉडी में एक अनडिफॉर्म बॉडी है, उसके अंदर एक रेफरेंस लाइन सेगमेंट विच इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन ले ली है. दिस डेल्टा एस इज़ लाइक अप्रोचिंग टू ज़ीरो वैल्यू. और उसके बाद जब हमने डिफॉर्म बॉडी, अब इसमें अगेन आपको बार दिखाई गई है, अगेन सब्जेक्टेड टू पी फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स, बट इन जनरली स्पीकिंग दिस कुड बी एनी अदर बॉडी. दिस कुड बी अ बीम, दिस कुड बी अ कॉलम, दिस कुड बी अ स्लैब, एनी अदर स्ट्रक्चरल मेंबर. सो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको दोबारा से बार ही दिखाई गई है, लेकिन इन रियलिटी दिस कुड बी एनी अदर स्ट्रक्चरल मेंबर, जैसे मैंने पहले कहा कि बीम भी हो सकती है. So after deformation, the length of the same line segment will change to, let's say, delta S prime. Now strain could be defined again in similar terms. This is the changed length and this is the original length. So in the numerator, we still have the change in length, and in the denominator, we still have the original length, just as we defined for normal average normal strain. But the only difference this time is that the reference line segment delta S has a length approaching to 0. The original length is approaching to 0. This is the only difference. So when you want to go from average to from average normal strain to normal strain at a point, the only difference is the length of the original segment. All right, ये clear है? Normal strain at a point. Yes, sir. Okay. So अगर ये आपको क्लियर है तो मुझे बताएं कि अगर मैं
इस ओरिजिनल लेंथ को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एंड द ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एस, तो मैं क्या कैसे लिखूंगा? डेल्टा एस प्राइम को क्या लिख सकता हूँ मैं? So 1 plus average strain into delta S. This time we do not have epsilon average. We have epsilon, simply epsilon at any point. If let's say this point is called let's say A point, then we would call this as epsilon A. All right. 1 plus epsilon A, because we are considering strain at point A, multiplied by the original length. The original length is this time delta S. Okay. Now this was normal strain, and so we have discussed average normal strain and normal strain at a point. If we have to consider the deformation, the change in shape, for that we need to, let me show you in the figure in the book. So for shear strain, for example, if this is the given, let me copy this down to the notebook. Now for shear strain, if this is the undeformed body, all right, then for shear strain you need to consider two reference lines, just as you can see over here. ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक? These two reference lines at certain original angle. Now a convenient original angle is 90 degrees. So we choose any two reference line segments that are originally at 90 degree, pi by 2 angle जो आपको नजर आ रहे हैं इनके बीच में, and then we monitor the angle between these two after deformation. So if after deformation, when the loading is applied, after deformation, if this angle changes to a new angle, let's say theta, then shear strain is change in angle. So if the original angle was pi by 2 and the new angle is theta, then the difference between these two is called shear strain, and this is represented by gamma. Okay. So there are two possibilities. One possibility is that this theta is lesser than pi by 2, as you can see in this case. And the second possibility is that this theta is larger than pi by 2, as you can see in this figure. So which one of these two, this one and this one, which one of these two should be called positive shear strain? Sir, pi by 2 minus gamma नहीं होगा? Deformed जो angle होगा वो theta से बताया हुआ. Shear strain is not this new angle. All right. इस नए एंगल को हम shear strain नहीं कहते. The change in angle between these two reference line segments is shear strain. So if original angle was pi by 2, then it changed to theta. So this was the original angle and this is the changed angle. Just as you had changed length in case of normal strain, in this case you have changed angle. Okay, so one may write it as theta minus pi by 2, but this is not the convention. I'll let you know why.
are, we're going to discuss that. So so ultimately you need to know the difference between the original angle and the changed angle or the new angle. So that would be the change in angle. So the convention is that if these if these two line segments are coming close to each other like this, as you can see, they are coming close to each other. The angle is now less than 90 degree. This is called positive shear strain. Then this is positive shear strain. And if they are going away from each other, as you can see now the angle between them is larger than 90 degree, they are opening up, it means now this is defined as negative shear strain. Now this is just a choice. This is just what we have decided in literature. We could have chosen the other way around. All right. So this is just a convention, negative shear strain. This is negative shear strain. So positive shear strain involves, as you can see over here also, this is also positive shear strain because the original angle was 90 degree and now the changed angle is less than 90 degree, and you see these, the line segments are now kind of converging towards each other. So this is, over here you will see converging line segments, and here you will see that they are diverging further apart. The original angle was 90 degree, but after deformation they have diverged. So the angle is now larger than 90 degrees. So in each case you see this angle, which is the change in angle, is defined as shear strain represented by gamma. Over here you can see this is gamma, the difference between the original angle and the new angle. This is gamma. But we have defined gamma to be pi by 2 minus theta and not theta minus pi by 2. Now if you see, theta could be written as, if you look at this equation, theta could be written as pi by 2 minus gamma. Or even if you look at this figure, you see that this theta, in case of positive shear strain, this theta will be less than pi by 2, less than pi by 2. So pi by 2 minus something less than pi by 2 would be positive, agree? And if this theta is larger than pi by 2, as you can see over here, then it means pi by 2 minus something larger than pi by 2 would be a negative number. So you will get negative answer for gamma. So this is how, now, what I mean to say is that writing gamma equal to, defining gamma to be pi by 2 minus theta is consistent with this sign convention. If you consider gamma to be theta minus pi by 2, which is not what we do, but if you do that way, you will be calling diverging as positive and converging as negative. So we do not consider these things. We rather consider it this way: converging is positive and diverging is negative. Okay, so if you look at this equation, we could write this down as theta equal to pi by 2 minus gamma. Agree? So this theta is, you know, the changed angle. So the changed angle is equal to pi by 2 minus shear strain. Okay. Further, so next we are going to discuss, we have discussed components of strain, but now we're going to discuss
the complete, we are going to define complete state of strain at a point. So in order to completely define the state of strain at a point, you need to define, so state of strain at any point, state of strain at any point is defined completely by three normal strains epsilon x, epsilon y, and epsilon z, and three shear strains gamma xy, gamma xz, and gamma yz. So these subscripts, for example, epsilon x, epsilon y, epsilon z, the subscript x, y, and z are just referring to certain reference directions. For example, if you consider this body, okay, if you consider this body, then or maybe I can copy them individually. So if you consider this body, this is the undeformed element, and this is the deformed element. Now we're going to discuss if we wanted to specify completely the state of strain at this point in the body, you will consider a cubical element surrounding that point, just as you can see over here. This is just a magnified view of this cubical element. Just note that if we define a reference system, coordinate system, x, y, and z, then we could call the different dimensions of this cube as delta x. What is delta x? Dimension of the cube in the direction of x. Delta y is similarly dimension in the y direction, and similarly delta z is the length in the z direction. So it has dimensions of delta x, delta y, and delta z. Now this is the undeformed element, and you see that in the undeformed element we have angle of pi by 2 between y and z axis, ठीक है? Similarly between x and z, and similarly between x and y. अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब इसमें एंगल्स तो आपको बहुत सारे 90 के नज़र आ रहे हैं. मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे ये एंगल 90 का है, ठीक है, ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल्स भी तो 90 है ना, ये भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है. तो अब मैं किस एंगल को यानी मॉनिटर करूं, किस एंगल को देखता जाऊं. जैसे ये एंगल मैंने ओरिजिनली पाई बाई 2 देखा, अब मैं डिफॉर्म्ड एलिमेंट में इसी एंगल को देखूंगा. तो मैं इस एंगल को ऑब्जर्व करता जाऊं, या इस एंगल को, या इस एंगल को, या इस एंगल को. ये सारे जो एंगल्स हैं ये सब हैं तो इसी बिटवीन y एंड z. ऐसे ही है ना, बिटवीन y एंड z हैं. जैसे ये आपको y और z नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ भी आपको ये डेल्टा y और डेल्टा z नज़र आ रहा है. तो ये बिटवीन y एंड z एक्सिस तो हैं ऑल ऑफ दीज, ये सारे 90 डिग्री एंगल्स. लेकिन मैं किस कॉर्नर वाले को
एज बेस एंगल कंसिडर करूंगा। बेस एंगल से मुराद है कि जिस एंगल को मैंने यहाँ देखा फिर मैंने यहाँ आके भी देखना है, मैं उस एंगल को कंसिडर करूंगा। इसको गौर से सुनिएगा कि जो एंगल बन रहा हो बिटवीन पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड बिटवीन पॉजिटिव जी एक्सिस, यानी जो जो एंगल आपने लेना है जाहिर है वो किसी दो एक्सिस के बीच में होगा। तो जो जहाँ जिस कॉर्नर के ऊपर आपको दोनों एक्सिस पॉजिटिव नजर आ रहे हो, मिल रहे हो, उस कॉर्नर के ऊपर आपने एंगल कंसिडर करना है। जैसे ये वाला कॉर्नर जो है आपका पॉजिटिव वाई इस तरफ है ना, इस तरफ, ठीक है, और इस तरह इसी तरह पॉजिटिव जी ये है, तो हमने इसलिए ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। ऑलराइट, इसी तरह हमने जब बिटवीन एक्स एंड जी लेना था तो हमने इस वाले को एंगल को एज रेफरेंस एंगल मान लिया बिटवीन एक्स एंड जी, नॉट एनी ऑफ दीज थ्री। नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब आप x और y के बीच में देखेंगे देन दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव y डायरेक्शन, और इसलिए हमने ये वाला एंगल। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा था कि आप कोई कह सकते थे कि ये एंगल भी तो आप ले सकते थे, देन व्हाई आर यू कंसीडरिंग दिस एंगल? सो वी विल कंसीडर एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्सिस। अब ये आपका एंटी एलिमेंट है जी। एक्स और वाई वाला। सॉरी, x और y वाला, यस सर। ये एंगल, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है? सर ये एक्स वाला। हाँ, x की पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है, पॉजिटिव x एक्सिस। और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाई वाली सर। पॉजिटिव y एक्सिस। तो हमने पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के बीच में एंगल देखना है, यानी ये कॉर्नर, ये वाला एंगल हमने ऑब्जर्व करना है आफ्टर डिफॉर्मेशन, ना कि ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ठीक है। ओके सर। ओके, सो नाउ यू हैव योर रेफरेंस एलिमेंट। अच्छा, हमने दो चीज़ें डिफाइन की थी ना, एक नॉर्मल स्ट्रेन, और हमने कहा था नॉर्मल स्ट्रेन इज रिलेटेड टू चेंज इन साइज। चेंज इन साइज वुड, साइज को ज़ाहिर है किस चीज़ से स्पेसिफाई करते हैं? वॉल्यूम से। वॉल्यूम का, वॉल्यूम में चेंज, और वॉल्यूम क्या होता है? एक डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरी, फिर मल्टीप्लाइड बाय तीसरी, ऐसे ही है। इसका मतलब है वी नीड टू फॉर दिस वी नीड टू नो के बिफोर डिफॉर्मेशन अगर ये साइड डेल्टा वाई थी, इसके ओरिजिनल डायमेंशन डेल्टा वाई थी, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन ये कितनी हो गई होगी, इसी साइड की लेंथ कितनी हो गई है, दैट वुड बी नॉर्मल स्ट्रेन। यानी अगर हम ये स्पेसिफाई करना चाहें तो हमें नॉर्मल स्ट्रेन पता होना चाहिए कि ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन कितना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसको किस तरह से लेबल किया गया है। दिस इज डेल्टा वाई द ओरिजिनल डायमेंशन, और ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द चेंज्ड डेल्टा वाई, न्यू डेल्टा वाई, चेंज्ड लेंथ जिसको आप कहते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि आपने चेंज्ड लेंथ को इस तरह से लिखना है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं चेंज जो आपकी लेंथ है, ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे भी कर लिया था। ये इक्वेशन क्या बता रही है? दैट द चेंज्ड लेंथ can be written as 1 plus epsilon multiplied by original length, यही बता रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस एप्सिलॉन वाई। एप्सिलॉन वाई क्यों? हम वाई डायरेक्शन में, ये बात सारी वाई डायरेक्शन की हो रही है, और ये डेल्टा वाई क्या है? ओरिजिनल लेंथ। इज दिस क्लियर टू यू? ये क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? या तो क्लियर है या नहीं है।
ओके सर क्लियर है Yes, sir. ओके Yes, sir. Clear है. ओके अब आप मुझे बताएं कि इसको इसको जैसे हमने वन प्लस या जैसे ये वन प्लस एप्सिलॉन वाई इंटू डेल्टा वाई था, ये क्या हो जाएगा वन प्लस एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सिर्फ ये फ़र्क पड़ गया कि ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग था, ये वाली लाइन सेगमेंट एक्स के अलॉन्ग है बस। इसी तरह से ये एप्सिलॉन जी वन प्लस एप्सिलॉन जी इंटू डेल्टा जी। ना ये तो थी नॉर्मल स्ट्रेन की बात। नेक्स्ट इज shear strain। shear strain हमें क्या बताता है? चेंज इन शेप। और शेप में चेंज, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल एंगल है बिटवीन सर्टेन रेफरेंस लाइन दैट हैज़ टू चेंज। उसके लिए हमें तीन एंगल्स बताने होंगे, यानी तीन हमें shear strains बतानी है। तो बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड जी एंड बिटवीन वाई एंड जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जैसे ये हमने इसको π/2 लेबल किया था बिटवीन y एंड z, इसको कैसे ये चेंज लेंथ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो लेबल किया गया है, ये चेंज लेंथ को लेबल किया गया कि ये जो चेंज लेंथ है वो इसके बराबर है। और हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि जो चेंज एंगल है, सॉरी लेंथ कह रहा हूँ मैं, चेंज एंगल जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट कुड बी रिटन एज π/2 माइनस shear strain। तो यहाँ पे हमने यही तरीका यूज़ किया कि जो चेंज्ड एंगल है उसको हमने लिखा π/2 माइनस shear strain। अब वो shear strain चूंकि हमारे पास अब हमें कुछ रेफरेंस एक्सिस भी हमने डिफाइन किए हुए हैं, तो ये चूंकि बिटवीन y एंड z है, इसलिए उसको गामा वाई जी कह दिया। क्लियर? यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वो खाली अगर shear strain की बात करें तो वो गामा वाई जी है, लेकिन हमने यहाँ पे चेंज इन एंगल को नहीं लेबल किया, हमने चेंज्ड एंगल इसको लेबल किया है। क्लियर? सिमिलरली ये जो चेंज्ड एंगल होगा दैट विल बी π/2 माइनस shear strain। नाउ दिस shear strain इज गामा एक्स जी, अब ये x और z के बीच में है। Similarly, this one would be π/2 minus gamma xy because this is between x and y. ठीक हो गया? This is how we are going to show the deformed element. 3 normal strains and 3 shear strains. Completely ये define हो गया। Clear हो गया? सर यहाँ पर ना बता दें कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कौन कौन से हैं। हाँ जी। Look at this. This is diverging. Agree? यस सर। So this is positive. Similarly, look at this. यहाँ क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग। अच्छा चले ये बता दो, कन्वर्जिंग है सर। ये बता दो। सर ये भी कन्वर्जिंग है। ये भी कन्वर्जिंग और वो भी कन्वर्जिंग। दो कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग कौन सा? सर वाई और जेड वाला। ये वाला नो, दिस इज इनफैक्ट आपने अपोजिट बता दिया। अगर दो लाइंस पहले ऐसे थी और बाद में वो यूं हो गई हैं, तो ये है कन्वर्जिंग एंड दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग हुई है, दिस इज पॉजिटिव shear strain। इन जगहों पे जो जहाँ तस्वीर से नज़र आ रहा है, बिकॉज वी हमें कुछ चीज़ गिवन नहीं है कि जिसे हम पता लगा सकें। ठीक है, हमें जो अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट गिवन है, फिर डिफॉर्म्ड एलिमेंट गिवन है। हमें ये नहीं बताया गया कि इसमें लोडिंग क्या लग रही थी, क्या नहीं लग रही थी। वट एवर लोडिंग वॉज हैपनिंग, वो उससे हमें इस वक्त कंसर्न नहीं है। हमें इससे कंसर्न ये है कि हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट दी नॉर्मल स्ट्रेन्स एंड shear strains। ठीक है,
यानी ये क्वेश्चन कि ये एप्सिलॉन y कितना होगा, इसी तरह गामा yz की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन इस वक्त आंसर नहीं हो रहा। इस वक्त ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है कि अगर ये प्रोड्यूस होंगी, ये जो भी कोई वैल्यू प्रोड्यूस होंगी, उसको आपने लेबल कैसे कर रहे हैं इस डिफॉर्म्ड एलिमेंट को। ठीक है, so apparently this what we can see from figure is कि ये converging हो रही है, so this is positive shear strain। और बाकी जो जगह है जैसे ये है, यहाँ पे possibly we can see some diverging, and I guess this also diverging, so these two are possibly negative shear strains and this is positive shear strain। Okay,